एक कैमरा तस्वीर खींचता है। सामने एक लाश है, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की। लेकिन तस्वीर चेहरे की नहीं, लिंग की ली जा रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था, उसकी फौज, ये जांचना चाहती थी कि मुल्क का वजीर आजम सच्चा मुसलमान था या नहीं, खतना हुआ था या नहीं, जो लीडर मुल्क को संविधान दे गया वो मुसलमान भी था या नहीं। इस किस्से का जिक्र भुट्टो के आखिरी 323 दिन नाम की किताब में है। इसे लिखा है कर्नल रफ़ीउद्दीन ने। जब भुट्टो रावलपिंडी जेल में बंद थे तब कर्नल रफ़ीउद्दीन वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज थे। पर कहानी सिर्फ भुट्टो की नहीं है, असल कहानी है उस फौज की जिसने पाकिस्तान में हर सत्ता, हर विचार, हर नागरिक हक और हर लोकतांत्रिक कोशिश को अपने कदमों के नीचे रखा है, जिसने कश्मीर को अपने एजेंडे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऑक्सीजन बना लिया, जिसे हर वक्त एक दुश्मन चाहिए, कभी हिंदुस्तान, कभी अल्पसंख्यक, कभी अपने ही देश की सिविलियन हुकूमत। आज इसी सेना की कहानी बताएंगे कि इसकी आजीविका के लिए कश्मीर मुद्दे को ज़बरदस्ती खींचना क्यों ज़रूरी है और पहलगाम हमले की टाइमिंग और पाकिस्तानी सेना की नीति कैसे मेल खाती है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K, Higher and Candid. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब जरा पीछे चलते हैं। सैयदा हमीद भुट्टो की बायोग्राफी में एक किस्से का जिक्र है। एक दफ़े भुट्टो एक मीटिंग में पहुंचे। आर्मी जनरल जियाउल हक ने फौरन उनके लिए कुर्सी खींच दी। भुट्टो मुस्कुराए। पीछे खड़े अपने सहायक राव राशिद से पूछा, हमने इसे जनरल क्यों बनाया था? राव बोले, अमेरिका से एक टीम आई थी, उन्हें एक लिस्ट दी गई थी, उसमें जिया का नाम काटकर उन्होंने लिखा बेकार आदमी। भुट्टो हंसे। हाँ, इसी वजह से तो चुना था, क्योंकि भुट्टो को लगा था कि जिया चापलूस है लेकिन चालाक नहीं। एक और दफे भुट्टो चाय पी रहे थे। चाय छलकी और उनके जूतों पर गिरी। जिया ने बिना झिझके रुमाल निकाला और झुककर उनके जूते साफ करने लगे। भुट्टो ने पैर कुर्सी पर रख दिया, जैसे कह रहे हों, अब जरा सही से पूछो। वही जूते साफ करने वाला जिया अब आर्मी चीफ बना तो भुट्टो को फांसी दिलवाई। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कहानी की असल शुरुआत इससे भी पहले से होती है। साल 1951 मेजर जनरल अकबर खान कश्मीर युद्ध की गलत हैंडलिंग से नाराज थे। तख्ता पलट की साजिश रच डाली, लेकिन ट्विस्ट आया। ये साजिश लीक कर दी उनकी बीवी ने ही। 1958 आते आते जनरल अयूब खान ने CIA से गुपचुप मुलाकात की। US एम्बेसडर की रिपोर्ट में लिखा है, अयूब सेड पाकिस्तान इज राइप फॉर अ डिक्टेटरशिप, इट मस्ट कम थ्रू सम वायलेंस। अक्टूबर में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन 20 दिन बाद अयूब ने तख्ता पलट कर दिया। उसी मिर्जा को चलता कर दिया जिसने उन्हें आर्मी का बॉस बनाया था। अब आते हैं जिया पर। तख्ता पलट करने के बाद जियाउल हक पाकिस्तान की जनता से रूबरू हुए। 14 मिनट लंबा भाषण, वादा, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, 3 महीने में चुनाव कराऊंगा, सत्ता जनता को लौटाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। 11 साल सत्ता में बने रहे और इस्लाम के नाम पर पूरी व्यवस्था बदल डाली। कहा, हर चीज़ इस्लामिक तौर तरीके से होनी चाहिए। यहीं से शुरुआत हुई पाकिस्तान के असल बर्बादी की। अब तस्वीर में आता है अफगानिस्तान। साल 1979 सोवियत संघ काबुल में घुसा। अमेरिका के लिए यह वियतनाम का बदला लेने का मौका था। अमेरिका को एक आज्ञाकारी दोस्त चाहिए था, सो पाकिस्तान को चुना। हसन अब्बास अपनी किताब पाकिस्तान्स ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म में लिखते हैं, द अफगान वॉर वॉज द मोस्ट फेटफुल डैगर ड्रिवन इनटू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। दोनों देश ISI और CIA मिलकर जिहाद के नाम पर लड़ाई लड़े। सऊदी ने पैसे भेजे, मदरसे फले फूले, कम्युनिस्टों के खिलाफ बच्चे तैयार किए गए। जब रूस हारा, अमेरिका चला गया, लेकिन कट्टर सोच, हथियार और लाखों मुजाहिदीन पाकिस्तान में ही रह गए। ISI को ये अपने लड़के लगे। वो भूल गए कि जिन्हें स्विच ऑन किया गया था उन्हें स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। उन्हें नया मैदान चाहिए था, मिला भी। पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी हिंसा, अमेरिका पर हमले और भारत के खिलाफ कश्मीर की ज़मीन
लेकिन कश्मीर की तरफ ये रुख अब शुरू नहीं हुआ था, वो पहले ही हो चुका था। 1947 में पाकिस्तान ने पहली बार कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। 1965 में फिर हमला किया, इस बार नुकसान भारी हुआ। 1971 में जंग शुरू हुई, पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बना, सेना की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन पाकिस्तान रुका नहीं। 1971 की हार ने उसकी मंशा और पक्की कर दी। अब चाहे जो हो जाए, भारत को काबू में रखना है। यही सोच उसे परमाणु हथियारों और कारगिल युद्ध तक ले गई। पाकिस्तान ने ठान लिया था लड़ाई सीधी नहीं, परोक्ष यानी प्रॉक्सी वॉर से होगी। प्लान था कट्टरपंथी तैयार करो, भारत भेजो, दुनिया के सामने कहो ये सब तो स्थानीय लड़ाके हैं, हमारा लेना देना नहीं। आईएसआई ने ऑपरेशन शुरू किया, भर्ती हुई, जैश, लश्कर और कई और जिहादी ग्रुप्स बने। पर अब पाकिस्तान की फौज को लोकतंत्र से डर लगने लगा था। क्यों? क्योंकि अगर भुट्टो जैसे लीडर सत्ता में आते रहे तो आईएसआई और फौज का खेल बिगड़ जाएगा। तो क्या किया? अमूमन देशों के पास फौज होती है, पाकिस्तान में फौज के पास देश है। ये बात मजाक नहीं, ज़मीनी सच्चाई है। पाकिस्तान की राजनीति को समझना है तो ये बात गांठ बांध लीजिए। यहाँ जब भी सिविलियन सरकारें कमज़ोर पड़ती हैं, या यूँ कहिए जब उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है, तो वर्दी वाले आगे आते हैं, खुद को मुल्क का रक्षक बताते हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। क्रिस्टीन फेयर अपनी किताब फाइटिंग टू द एंड में बताती हैं कि पाकिस्तान में फौजी तख्तापलट की स्क्रिप्ट एकदम तयशुदा होती है। पहला सीन, आर्मी चीफ आता है, संविधान सस्पेंड करता है, पीसीओ यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लागू करता है। दूसरा सीन, सुप्रीम कोर्ट से कहता है इसे वैध ठहराओ, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के नाम पर। अगर कोई जज संविधान की शपथ निभाने की जिद करता है तो उसे हटा दिया जाता है। उसके जगह वो जज लाए जाते हैं जो वर्दी की बात माने। इसके बाद जब चुनाव होते हैं तो वो भी उस अदालती व्यवस्था के जरिए जिसमें सेना का हस्तक्षेप पहले ही हो चुका होता है। फिर आती है किंग्स पार्टी। सेना खुफिया एजेंसियों के जरिए राजनीतिक पार्टियों को तोड़ती है, नए चेहरे जोड़ती है। एक ऐसी पार्टी तैयार होती है जो फौज की हाँ में हाँ मिलाए। फिर चुनाव होते हैं जिनका नतीजा पहले से तय होता है। एक प्रो आर्मी सरकार बनती है और वही संसद आर्मी चीफ द्वारा जारी किए गए असंवैधानिक आदेशों को कानून बना देती है। कुछ सालों बाद वही कहानी फिर से। सेना जनता के गुस्से से डरती है, अंदर से भी खींचतान होती है, वो सत्ता छोड़ती है, एक कमज़ोर लोकतंत्र की इजाज़त देती है, लेकिन संविधान में ऐसे बदलाव कर चुकी होती है जो आगे भी राजनीति को बैरक से कंट्रोल करने की सहूलत दे। यही हुआ था जिया उल हक के दौर में। वो 1973 के संविधान में 58(2)B नाम की एक धार जोड़ते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति को पीएम को हटाने, असेंबली भंग करने, जजों की नियुक्ति करने का हक मिल जाता है। 1988 से 1999 के बीच हर प्रधानमंत्री इसी 58(2)B के तहत हटाया गया, कभी फौज की रजामंदी से, कभी उनके इशारे पर चलने वाले राष्ट्रपति की मर्जी से। 1997 में नवाज शरीफ ने 2/3 बहुमत लाकर इस धारा को ख़त्म किया, लेकिन 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया तो ये धारा फिर से वापस आ गई। 2010 में ही इसे दोबारा हटाया गया। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के रिश्ते को टकराव कह देना काफ़ी नहीं, ये एक प्रकार की सहजीविता है। राजनीतिक दल जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो सेना से मदद मांगते हैं। नतीजा निकलता है कि सेना, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी सबका एक जाल बन जाता है। मज़े की बात यह कि 1977 के बाद पाकिस्तान में पहली बार कोई सिविलियन सरकार पूरे 5 साल तब चली जब देश पर मुशर्रफ का परोक्ष कंट्रोल था। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र चलता है लेकिन पट्टे पर। चुनाव होते हैं लेकिन ताकत बैरकों में रहती है। संविधान मौजूद होता है लेकिन उसमें आर्मी चीफ के कलम से किए गए कट पेस्ट शामिल रहते हैं। ये कहना कतई गलत ना होगा कि पाकिस्तान एक कमज़ोर स्टेट है। उसकी सरकार अक्सर अपने ही इलाकों में असर खो देती है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन विद्रोह और हिंसा होती रहती है। पिछले सालों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने लगातार सेना, पुलिस, अफसरों और आम नागरिकों पर हमले किए हैं। बलूचिस्तान से भी अलगाववाद की आवाज़ उठती रहती है। पिछले महीने ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के लड़ाकों ने एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी। 30 से अधिक लोगों की जान गई थी। 2001 में जब जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू की तो उसके पाले पोसे हुए आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। TTP ने हज़ारों पाकिस्तानियों को मारा। मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसे दौर में है जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं बेहद कमज़ोर हो चुकी हैं। मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान नीचे गिरता जा रहा है। बिजली, पानी और गैस की किल्लत आम है।
बाहरी मदद पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है, कभी आईएमएफ से कर्ज तो कभी चीन या खाड़ी देशों से राहत। फिर भी पाकिस्तान अपनी पुरानी सोच में अड़ा हुआ है। उसका जोर इस पर है कि भारत उसे बराबरी से देखे, जबकि हकीकत यह है कि भारत निरंतर विकास की राह पर है, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक रूप से। भारत ने अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी भी कर रहा है और ये बात पाकिस्तान को जाहिर है चुभती है। इसके बावजूद पाकिस्तान की नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। उसकी राष्ट्रीय पहचान का एक बड़ा हिस्सा अब इस सोच से जुड़ा है कि कश्मीर को हर हाल में हासिल करना है, भले ही वो कानूनी रूप से पाकिस्तान का कभी हिस्सा ना रहा हो। पाकिस्तान की सेना इस विचार से बंधी है कि भारत को हर कीमत पर रोका जाए और इसके लिए आतंकी संगठनों से लेकर परमाणु हथियार तक सब जायज है। लेकिन पाकिस्तान इतना सब क्यों करता है? वो क्यों कश्मीर पर कब्जे की जिद में अड़ा रहता है? क्यों ऐसे आतंकी गुटों को पालता है जिन्होंने उस पर भी हमला किया है? क्यों वो भारत के उभार को स्वीकार नहीं करता? जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से जर्जर है तब भी उसकी नीति वही है, भारत के बराबर देखना है, कश्मीर चाहिए। क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा या फिर वो अपनी ही नीतियों के बोझ से दबता चला जाएगा? पाकिस्तान ने कश्मीर के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान है कौन? तो यहाँ पे मेरा मतलब है पाकिस्तान आर्मी से। पाकिस्तान आर्मी कमोवेश पाकिस्तान चला रही है, पिछले 1955 से तो कम से कम चला ही रही है। अब क्यों इस तरह से बिहेव करती है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो थी वो हिंदुस्तानी आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा थी, तो यानी काफी बड़ा हिस्सा थी, 35-40% का हिस्सा थी। अब देश मिला छोटा, आर्मी हुई बड़ी, तो उसको सस्टेन करने के लिए फंड्स भी चाहिए थे और पॉलिटिशियंस थे वीक, पॉलिटिकल पार्टीज थी वीक। डेमोक्रेसी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज से, चाहे हम कितनी भी गाली दे लें पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज ही डेमोक्रेसी बनाती हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में होता है पॉलिटिक्स सपोर्ट करना। ये इसके ऊपर काफी पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च हो चुकी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज थी वीक क्योंकि मुस्लिम लीग नई बनी थी उस जमाने में और वो बिखर गई, तो तब से पाकिस्तान आर्मी डोमिनेंस में थी। अब अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, यानी कि एक बजट का एक बड़ा हिस्सा लेने के लिए, उसको हमेशा ये दिखाना पड़ा कि हम खतरे में हैं। और क्योंकि कश्मीर का मसला कभी सेटल हो नहीं पाया, हल हो नहीं पाया, इसकी वजह से मुल्क भी और आर्मी भी इसी जद्दोजहद में लगी रही। पर अपने से 6 गुना बड़े मुल्क से, 7 गुना बड़े मुल्क से, जिसकी इकोनॉमी अब तो 10 गुना बड़ी हो चुकी है, उससे टक्कर लेने के चक्कर में अपने आप को, जिसे कहते हैं, कंगाल कर लिया, बैंकरप्ट कर लिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान आर्मी की इज्जत भी इस पे टिकी हुई थी, तो पीछे हट नहीं सकती थी। अब बात उस हमले की जिस वजह से हम और आप पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहे हैं, पहलगाम हमला। इसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की संलिप्तता के तमाम गवाह हैं। लश्कर तैयबा की विंग्स का नाम आ रहा है, लेकिन इस हमले की टाइमिंग भी कुछ कहती है। कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिम मुनीर ने एक भड़काऊ भाषण दिया। बोले, कश्मीर हमारी शाहरग है, थी, है, रहेगी, हम इसे नहीं भूल सकते। और उसके 3 दिन बाद रावलकोट में एलईटी कमांडर सैफुल्ला मूसा ने रैली की, कहा जिहाद जारी रहेगा, सिर कटते रहेंगे। जब हमला हुआ तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में थे, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, यानी ग्लोबल आउटरीच चल रही थी। क्या 22 अप्रैल का हमला पाकिस्तानी आर्मी की हताशा का नतीजा था? हताशा क्यों? क्योंकि जिस कश्मीर में वो अस्थिरता लाना चाहते थे, वो धीरे धीरे ही सही शांति की राह पर चल पड़ा था। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद आतंक की घटनाएं कम हो रही थी, टूरिज्म बूम पर था। तो अब पाकिस्तान के पास क्या बचा है? क्या पाकिस्तानी आर्मी को ये शांति का नैरेटिव रास नहीं आया? क्योंकि शांति का मतलब है उनके प्रॉक्सी वॉर का अंत और सबसे बड़ा भारत का नैरेटिव जीत जाना। कि आसिम मुनीर जो आर्मी के चीफ हैं, वो इस वक्त बहुत प्रेशर में है। यानी कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा लीडर जेल में बैठा हुआ है कई सालों से, 2 साल हो चुके अब तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है। तो उनको वो प्रेशर भी हटाना था, देश को भी एकजुट करना था एक तरह से, और दिखाना था कि हम अब भी पाकिस्तान के और कश्मीर के मुहाफिज हैं। आर्मी को ये दिखाना था। अब क्या होने लगा था कि आर्मी को लोग गद्दार मानने लगे थे, ये वो, और ऐसे इंसिडेंट भी होने लगे थे, जैसे बलूचिस्तान में ट्रेन का इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत शर्मिंदगी हुई आर्मी को। और कुछ हद तक आर्मी ये भी मानती है कि इन
इन सारे इंसिडेंट्स में हिंदुस्तान का हाथ है। अब पहलगाम हमले के बाद के मंजर से जुड़ी और क्या अपडेट्स हैं, एक एक कर जान लेते हैं। पहली अपडेट, पहलगाम हमले पर यूनाइटेड नेशन की भी प्रतिक्रिया आई है। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने हमले की निंदा की है और भारत पाकिस्तान दोनों से इस मामले में संयम बरतने की अपील की है। साथ ही कहा, यूएन प्रमुख का अभी दोनों सरकारों से कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है, मगर वो मौजूदा हालात से चिंतित हैं और घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। दुजारिक ने कहा, आम नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से सार्थक आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाना चाहिए। वहीं जब उनसे सिंधु जल संधि निलंबित करने के भारत के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संयम बरते जाने की बात दोहराई। साथ ही कहा कि दोनों देशों को कोई भी ऐसा कदम उठाए जाने से बचना चाहिए जिससे हालात और बिगड़े। दूसरी अपडेट, पहलगाम हमले से जुड़े एक मामले में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को फटकार लगी है। एनवाईटी ने हमले के जिम्मेदार आतंकियों को मिलिटेंट्स और गनमैन लिखा था, जिसे लेकर अमेरिकी सरकार की विदेश मामलों की समिति हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी मेजॉरिटी ने नाराजगी जताई और कहा कि यह सीधा सीधा आतंकवादी हमला था। एनवाईटी सच्चाई से दूर है। समिति ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हेलो न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने आपके लिए इसे ठीक कर दिया है। यह साफ तौर पर एक आतंकवादी हमला था, चाहे भारत हो या इजराइल। जब आतंकवाद की बात आती है तो एनवाईटी वास्तविकता से दूर हो जाता है। इस पोस्ट पर एनवाईटी की हेडलाइन में सुधार करते हुए एक तस्वीर भी साझा की गई, जिसमें शीर्षक में से मिलिटेंट्स शब्द को हटा दिया और उसकी जगह पर बोल्ड और लाल रंग में टेररिस्ट शब्द लिख दिया। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गोलीबारी को आतंकवादी हमला बताया है। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खी की बारी। दिन की सुर्खी, रूस यूक्रेन जंग से अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इन दिनों खफा से हैं। वजह कि 23-24 अप्रैल की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, दर्जनों घायल हैं। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं कीव पर रूस के हमलों से कतई संतुष्ट नहीं हूं। हमले बेहद गैर जरूरी थे और इसकी टाइमिंग बहुत खराब थी। व्लादिमीर स्टॉप, हर हफ्ते 5000 सैनिक मर रहे हैं, चलो शांति समझौता कर लें। इससे पहले ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी नाखुशी जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण को कभी मान्यता नहीं देगा। ट्रंप ने कहा था कि इस तरह के बयान शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर 24 अप्रैल को अपने सहयोगी देशों से कहा कि वो रूस पर थोड़ा और दबाव बनाएं। ये भी कहा कि ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे कि अमेरिका शांति अभियान के तहत रूस पर दबाव डालेगा। हालांकि 24 अप्रैल को ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात की, कहा कि वो रूस पर पर्याप्त दबाव डाल रहे हैं। दुनियादारी में आज इतना ही। नेशनल खबरों के हमारे बुलेटिन दी ललन टॉप शो में आज देखिए कि पहलगाम हमले को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक से सुरक्षा चूक की बात निकलने के बाद कौन से सवाल उठे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी हुई कौन सी अपडेट सामने आई। इसके अलावा बात करेंगे पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन की। सब जानेंगे शो में विस्तार से। फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।